together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu ताकि Guru FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. रेडियो मानू 90.0 FM के इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है. दोस्तों, जैसे कि आप लोग मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अदीबों, शायरों और नक्कादों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और अरबी शामिल है. चुनांचे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब मौजूद हैं, जिनसे हम लोग आज जिलानी बानू की तख्लीक़ात की अहमियत और मानवियत पर बातचीत करेंगे. प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मकदम है, वेलकम है. डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और हैदराबाद की एक बेहद मारूफ अदबी शख्सियत जिलानी बानों पे गुफ्तगू करने का मौका दिया. जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ मौजूद हैं. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुख्तसरन हम लोग रिसोर्स पर्सन का मेहमानों का तारुफ पेश करते हैं. प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब शोबे उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और तकरीबन आप वहाँ 18 साल से दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं. आपकी 2 किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं. एक जिलानी बानू की नावल निगारी का तनक़ीदी मुताला, जो बहुत ही काबिल क़द्र किताब है और तनक़ीद लोग उसको बहुत ही क़द्र की निगाह से देखते हैं. दूसरा उनका तर्जुमा है कातिब तक़दीर कौन, उन्होंने तर्जुमा किया है. 30 से ज़्यादा मकाले शाये हो चुके हैं. उसके अलावा आपने ऑल इंडिया रेडियो में कई प्रोग्राम भी प्रेजेंट किए हैं और एज ए रिसोर्स पर्सन वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं. तो आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं. और ख़ुसूसी तौर पर चूँकि हैदराबाद है, हैदराबाद की मारूफ अदबी शख्सियत जिलानी बानू, और जिलानी बानू पर आपने PhD की है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आपसे गुफ्तगू करें और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप बिल्कुल जिलानी बानू की अदबी शख्सियत पर गुफ्तगू करें. तो चलिए, उम्मीद करते हैं गुफ्तगू बहुत दिलचस्प होगी. जिलानी बानू साहिबा पर आपने PhD करने के लिए सबसे पहले आपका रुझान किस वजह से हुआ, क्या मुहर्रिक बना? JNU में जब मैं ज़ेर तालीम था तो मास्टर्स के दौरान मुझे उनका एक नावल ऐवान गज़ल पढ़ने का मौका मिला. अच्छा. और उस नावल ने इस कदर मुतासिर किया कि फिर मैंने उनके अफसानों का मुताला किया और फिर मैंने अपने सुपरवाइज़र प्रोफेसर अनवर पाशा साहब से जी इस सिलसिले में गुफ्तगू की. उन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की और ये कहा कि आप इन पे काम कीजिए. जी. तो वहीं से मास्टर्स के दौरान जी, अच्छा, मास्टर के दौरान से मेरा तारुफ हुआ उनकी कहानियों, उनके अफसानों और उनके नावलों के जरिए. और फिर मैंने ये सोचा, चूँकि उस वक्त तक
उन पर कोई तहकीकी काम नहीं हुआ था। अच्छा। आर्टिकल्स लिखे गए थे लेकिन कोई तहकीकी काम बाज़ाब्ता नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या उस वक्त तक उनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था? पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था। फिर उसके बाद आप उस वक्त थोड़ी बहुत तो शोहरत दुनिया में आ चुकी थी? नहीं, शोहरत की दुनिया में तो वो उन्होंने जब हुई हैं उसी वक्त से वो उनको शोहरत हासिल बिल्कुल। वो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो उन अदीबों में हैं जी जिन लोगों ने आज़ादी के बाद फिक्शन के मैदान में जिस नस्ल ने कदम रखा और अपनी इनफरादियत और शनाख्त कायम की, उस नस्ल में जिलानी बानो का नाम कई लिहाज से अहमियत का हामिल है। जी, उन पर तो हम लोग बहुत बेहतरीन और भी उनके नावलों पर और उनके अफसानों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले उनका मुख्तसरन जिलानी बानो का मुख्तसरन तारुफ अगर हमारे सामईन और नाज़रीन के सामने आ जाए तो थोड़ा शख्सियत को समझने में आसानी हो जाएगी। जी। जिलानी बानो की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक शहर बदायूं में हुई। जी। उनके आबा व अजदाद वहीं के रहने वाले थे, लेकिन उनके वालिद ने मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद में अहल-ओ-याल सकूनत इख्तियार कर ली और जिलानी बानो की परवरिश पर्दाख्त बचपन से ही हैदराबाद में हुई। अच्छा। लिहाजा वो बुनियादी तौर पर हैदराबाद को ही अपना वतन मानती हैं। तो एक तरीके से वो हैदराबाद में रहीं और उनके वालिद अल्लामा हैरत बदायूनी अरबी व फारसी के आलिम दीन भी थे, अरबी व फारसी के बहुत अच्छे शायर थे और अदब से उनका बड़ा गहरा शगफ था। अच्छा। उनके यहाँ अदीबों की, शायरों की महफिलें रहती थीं, जोश और दूसरे राज बहादुर गौड़ ये लोग उनके घर आया करते थे। जी। उनकी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी थी और ज़ाहिर जिलानी बानो को बचपन से ही अगर हम ये कहें कि अदबी माहौल मिला तो इस तरीके से उनकी फिक्री तामीर और तश्कील में, जहाँ हैदराबाद, क्योंकि बचपन से उन्होंने हैदराबाद के जागीरदाराना निज़ाम को देखा, समझा, महसूस किया, जो सियासी और समाजी तग़य्युरात हो रहे थे उसको उन्होंने देखा, घर का अदबी माहौल था, लिहाजा बचपन में उन्होंने एमए तक तालीम हासिल की है, लेकिन वो बाज़ाब्ता कॉलेज नहीं गई। उन्होंने ज़्यादातर तालीम अपनी प्राइवेट हासिल की है, लेकिन पढ़ने का शौक चूँकि बचपन से था तो उन्होंने जो उर्दू के साबितज़ अदीब हैं जैसे कृष्णचंद्र हैं, मंटू हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, कुरतुलैन हैदर हैं, इसमत चुगताई हैं, इसके अलावा आलमी शोहरत याफ्ता जो अदीब हैं जैसे मैक्सम गोरकी, चेखोव, मोपासा, इन लोगों को उन्हें पढ़ने का मौका मिला। तो उनकी फिक्री और फनी तामीर और तश्कील में इन सब चीज़ों ने बहुत अहम रोल अदा किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनका बहुत ही मुख्तसरन तारुफ पेश किया। तो अब उनकी जो शख्सियत साजी इस तरह से ऐसे लोगों से हुई और इस तरह से माहौल से हुई, तो फिर उनका असर, इन तमाम चीज़ों का असर उनकी तहरीरों में किस तरह से हुआ वो तो हम ब्रेक के बाद जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम लोग जिलानी बानो की तख्लीकी काविशों और तख्लीक़ात की अहमियत और मानियत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानो 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। बरसात का मौसम है, आसमान से लगातार पानी बरस रहा है, नदियां भर रही हैं, लेकिन कुछ महीने बाद जब बारिश खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? अगर पानी को अभी से संभाल कर रख लिया जाए तो क्या वो बाद में भी काम आ सकता है? इसी सिंपल से ख्याल ने इंसान को एक ऐसा निजाम डेवलप करने पर मजबूर किया जिसे हम आज रिजर्वॉयर यानी जलाशय कहते हैं। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं रिजर्वॉयर्स की वो कहानी जो इंसानी बस्तियों, खेती और सिविलाइजेशंस के विकास से गहरा ताल्लुक रखती है। दोस्तों, रिजर्वॉयर असल में एक ऐसी जगह
या आर्टिफिशियल लेक होती है जहां पानी को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर किया जाता है। ये पानी आमतौर पर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंसान ने पानी को स्टोर करना कब शुरू किया? इसकी कहानी बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले जब इंसान ने परमानेंट सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर शुरू की तो उसके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। बारिश हर वक्त नहीं होती थी, इसलिए लोगों ने छोटे तालाब, पॉन्ड्स, टैंक्स और रिजर्वायर्स बनाना शुरू किए। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में वाटर स्टोरेज के कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट, साउथ एशिया और चाइना में लोगों ने वाटर मैनेजमेंट के मुख्तलिफ तरीके डेवलप किए और पानी को कलेक्ट और स्टोर करने के तरीके डेवलप किए। भारत में वाटर स्टोरेज की रिवायत खास तौर पर पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के सबूत मिलते हैं और बाद के दौरों में साउथ इंडिया में टैंक्स और इरिगेशन रिजर्वायर्स का एक बड़ा नेटवर्क डेवलप हुआ। इनमें से कई ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज आज भी लोकल एग्रीकल्चर और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में अहम किरदार अदा करते हैं। एंशिएंट वर्ल्ड का एक मशहूर एग्जाम्पल है कल्लनई यानी ग्रैंड एनिकट, जो तमिलनाडु में कावेरी रिवर पर बनाया गया था। इसे लगभग 2nd सेंचुरी सीई में चोला रूलर करिकला चोला से मंसूब किया जाता है। ये स्ट्रक्चर पानी को इरिगेशन के लिए डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया था। वक्त के साथ रिजर्वायर टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होती गई। बड़े डैम्स बनने लगे जिनके पीछे ह्यूज आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट की गईं। इन रिजर्वायर्स ने सिर्फ फार्मिंग ही नहीं बल्कि शहरों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी अहम रोल अदा किया। आज दुनिया के बड़े रिजर्वायर्स में लेक मीड, लेक नासिर और 3 गॉर्जस रिजर्वायर जैसे एग्जाम्पल्स शामिल हैं। लेकिन रिजर्वायर्स का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, वाटर मैनेजमेंट। क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल के दौर में पानी को स्टोर करना और उसका सस्टेनेबल यूज करना और भी जरूरी होता जा रहा है। तो दोस्तों, रिजर्वायर सिर्फ पानी से भरी हुई एक आर्टिफिशियल लेक नहीं है, ये इंसान की उस कोशिश की निशानी है जिसमें उसने कुदरत के दिए हुए पानी को महफूज करना, जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना और अपनी बस्तियों और खेतों तक पहुंचाना सीखा। और शायद इसीलिए पानी को बचाने की कहानी असल में इंसानी तहजीब को बचाने की कहानी भी है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब, जिनका ताल्लुक़ शोबे उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। आज हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुसूसी तौर पर जिलानी बानो पर उन्होंने PhD की है और भी बहुत सारे मकाले और किताबें भी लिखी हैं, तो उन पर एक गहरी नज़र रखते हैं। मुशर्रफ साहब, आपने ब्रेक में जाने से पहले जिलानी बानो की जो अहवाल और उनका मुख्तसर तारुफ आपने पेश किया, वो लिखने के लिए कब से किस तरफ माइल हुई, कैसे माइल हुई, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला या तो नावल या अफसाना, पहले क्या था तख्लीक? बुनियादी तौर पर जिलानी बानो अफसाना निगार हैं जी, लेकिन बहैसियत नावल निगार भी उनकी अहमियत मुसल्लम है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके 2 बेहद अहम नावल ऐवान गज़ल और बारिश संग मंजर आम पर आए और उन्हें बहुत शोहरत मिली। लेकिन चूंकि बुनियादी तौर पर वो अफसाना निगार हैं और आज़ादी के बाद, जैसा मैंने पहले कहा था कि उन्होंने आज़ादी के बाद लिखना शुरू किया, तो 1955 में उनकी पहली कहानी मोम की मरियम आई, जी, जो उस वक्त का जो जागीरदाराना निज़ाम था हैदराबाद का, कि एक मखसूस तहजीब थी, बल्कि ये कहें कि हैदराबाद की जो तारीख और तहजीब है उसका बहुत गहरा मुताला जिलानी बानो के यहाँ मिलता है। जी। और उन्होंने
नहायत संजीदगी के साथ और नहायत बेबाकी से हाँ। हैदराबाद की तारीख और उसकी तहजीब को अदबी मुरक्का बनाकर पेश किया है। उनका कमाल ये है, उनके फ़न का ये कमाल है कि उन्होंने हैदराबाद की जागीरदाराना तहजीब व माशरत जो कभी पहलू हैं उनको भी बहुत सफाकी और मारूजियत के साथ अपने क़ारीन के लिए आश्कारा किया है। अच्छा, तो ये बड़ा कमाल और कमाल की क्योंकि बात, हाँ। कई बार ये होता है कि हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए तो वो भी एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और कहीं ना कहीं उनका जज्बाती लगाव भी रहा होगा उस निज़ाम से, लेकिन वो उस निज़ाम के उन पहलुओं को नहीं छुपाती हैं जो कभी थे जी। तो ये बड़ा कमाल है। तो उनकी इब्तदाई जो कहानियां हैं, उनका पहला अफसानवी मजमुआ निर्वाण है, उसके बाद सती सावित्री आया, उसके बाद कई अफसानवी मजमुए आए। तो जिलानी बानो ने 1955 में अपनी पहली कहानी मोम की मरियम से ही अपनी अदबी शख्सियत, अपनी अदबी कदो-कामत का, उनके अदबी कदो-कामत का अंदाजा हो गया था। जी जी। क्योंकि जिलानी बानो ने जिस वक्त लिखना शुरू किया है, अगर हम देखें तो ये वो दौर है जब साहब तर्ज अदीबों की एक लंबी फहरिस्त हमारे यहाँ थी जी। क्रिश चंदर थे, मंटू थे, बेदी थे, अहमद नदीम कासमी, कुरतुलैन हैदर, इस्मत चुगताई, मुमताज मुफ्ती, इंतजार हुसैन, हाजरा मसरूर, शौकत सिद्दीकी, इन जैसे बुलंद पाया और साहब तर्ज अदीबों की एक लंबी फहरिस्त थी। और ये दौर नए लिखने वालों के लिए चैलेंज था, क्योंकि जो साहब तर्ज अदीब हैं उनकी जबान, उनके उसलूब को अपना कर शोहरत हासिल करना एक आम अलग बात है, लेकिन अपना अदबी मिजाज, अपनी शनाख्त कायम करना, अपनी फिक्री और फनी सलाहियतों पर, और यही जिलानी बानो ने किया। उन्होंने अपना अदबी मिजाज खुद तराशा, अपने मखसूस उसलूब से अपनी एक शनाख्त कायम की। जाहिर सी बात है कि वो जो आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले जो जिस तरह से वो लिख रही थी, तो उस वक्त तरक्की पसंद तहरीक का भी अच्छा खासा जोर था। फिर उसके बाद जो है अच्छा सवाल किया, क्योंकि तो क्या वो किसी मकतब फिक्री से जुड़ी हुई थी? खुद उनके बकौल वो किसी भी तहरीक या रुझान से वाबस्ता नहीं थी। जी जी। लेकिन ये बात सच है कि उनकी तहरीरों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तरक्की पसंद ख्यालात की हामिल थी। जी हामी। और एक मज़ेदार बात यह है, मेरे नाजरीन हो सकता है जानते हों, या जिन लोगों ने जिलानी बानो का मुताला किया है वो जानते हैं कि एक बार सबा के मुदीर सुलेमान अरीब ने उनसे अफसाने के बारे में कुछ पूछा था। जी जी। तो उन्होंने ये कहा था, नए अफसाने जो लिखे जा रहे थे उनसे मायूसी का इजहार किया था। तो सज्जाद ज़हीर ने जिलानी बानो के बारे में एक बात कही थी कि अगर हैदराबाद में जिलानी बानो मौजूद हैं तो हमें नए अफसाने से मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ये वो वक्त था जब तरक्की पसंद तहरीक जवाल का शिकार हो रही थी और अदब में जम्मूद का गिला किया जाने लगा था। तो इसका मतलब है कि उसके बावजूद वो उस तरह के अफसाने वो लिख रही थी। यानी उनके अफसानों में तरक्की पसंद ख्यालात भरपूर तरीके से मौजूद हैं। और उनकी सबसे ख़ास बात है कि उनका समाजी और सियासी शऊर बहुत बेहतरीन है। उन्होंने अपने समाजी और सियासी शऊर की रोशनी में बहुत मारूजियत के साथ इंसानी ज़िंदगी के नशेब व फराज, और ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा के हालात वाक़यात हैं, उनसे वो ऐसे ऐसे मौजू निकालती हैं कि आपके सामने ला कर रखती हैं और क़ारीन चौंक जाते हैं। तो ये अगर उनका हम लोग ऐसे अहाता करना चाहें ख़ुसूसी तौर पर, नावल पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, ख़ुसूसी तौर पर अफसाने के हवाले से अगर बात करना चाहें तो उनके अफसानों के मौज़ूआत ज़्यादातर क्या रहे? इब्तिदा में उन्होंने जो जागीरदाराना तहज़ीब व सकाफ़त है हैदराबाद की, एक ख़ास तहज़ीब और एक ख़ास सकाफ़त रही है हैदराबाद की, उसकी एक अपनी तारीख़ रही है। जी जी जी। उस तारीख़ में जो हैदराबाद के जागीरदाराना निज़ाम की जो खूबियाँ थी, जो खामियाँ थीं, वो बहुत सदाकत के साथ और बहुत मारूजियत के साथ उसको उन्होंने अपनी कहानियों का मौजू बनाया है। जी। सियासी और समाजी तग़य्युरात चूँकि रोनुमा हो रहे थे, ये पूरा वक्त जो है वो तहरीक आज़ादी का दौर है। जी जी। पूरी दुनिया बल्कि सियासी और समाजी तग़य्युरात से रोनुमा हो रहा है। जी। ये सब उनकी कहानियों में मौज़ूआत मिलेंगे जो बदलती हुई ज़िंदगी है उस तरह की, यानी आज़ादी के फ़ौरन से पहले जी जो तब्दीलियाँ आ रही थी और आज़ादी के बाद जो तब्दीलियाँ आई गई। 1947 में हम आज़ाद हुए जी, लेकिन आज़ादी के साथ तक़सीम हिंद का सानिया भी पेश आया, और उस तक़सीम हिंद ने बहुत सारे लोगों को बेघर किया, बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, लाखों की गिनती नहीं की जा सकती है। जी जी। एक तरीके का इंतशार का आलम था। जी जी। तो ये सारी चीज़ें उनके अफसानों में मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जिलानी बानो ने जो असरी ज़िंदगी है उसके जो हालात व मसाइल हैं, जो समाजी और सियासी तब्दीलियाँ आ रही थी, जो
तबकाती कशमकश थी या जो तहजीबी कशमकश थी, जो नई नस्ल और पुरानी नस्ल के माबैन जो कशमकश थी, उसको भी बहुत खूबसूरती के साथ अपने अभियानों का मौजू बनाया है। और उनकी एक खास बात यह है कि चूंकि उनके अफसानों में औरत मरकजी किरदार की हैसियत रखती है, अच्छा, यानी उन्होंने औरत के हालात व कवायफ की रोशनी में उसको मरकज में रखते हुए इंसानी जिंदगी या समाजी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, जो हालात व मसाइल हैं, उनको समझने की सही की है। यानी वो एक तरीके से इंसानी जिंदगी, उनके अफसाने जो हैं वो इंसानी जिंदगी का आईना है। आप उसमें इंसानी जिंदगी को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैदराबाद की तहजीब व सकाफत, वो अफसाने आप हिंदुस्तान या उस तरीके की किसी समाज में, किसी समाज में जहाँ वो सब मसाइल हैं, सब पर वो आगे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो बड़ा राइटर और बड़ा फनकार तो वही होता है कि चीजों को इस हिसाब से पेश करे कि पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया के लिए कि ज़मा और मका से वो बाहर निकले। जी, उस ज़मान मकान से बिल्कुल बाहर निकले। जी, बहुत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप कर रहे हैं। अब तक आपने जिलानी बानो के बहुत अच्छा खाका, बहुत उनकी फ़न पर भी बातचीत की। अब हम लोग मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम लोग उनके अफसाना निगारी, नॉवेल निगारी पर हम लोग बातचीत करेंगे और फिर उनके मौज़ूआत सिलसिले से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Writing is an exploration. You start from nothing and learn as you go. E.L. Doctorow. खामोशी बाज़ औक़ात बेहतरीन जवाब होती है, मशहूर कौल। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है, वेलकम है। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब, जो हैदराबाद के एक मशहूर शख्सियत जिलानी बानू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत ही अदबी और तनक़ीदी तज्ज़िया भी पेश कर रहे हैं और उनके
फिक्री फ़नी तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब, हम लोग ब्रेक में जाने से पहले हम लोगों ने उनके अफ़साना निगारी और उनके मौज़ूआत से सिलसिले में बातचीत की। ज़ाहिर सी बात है कि वो एक नावल निगार भी हैं, उन्होंने कई नावल भी लिखे हैं। तो आखिर वो कौन-कौन से नावल हैं और उन नावलों के मौज़ूआत क्या-क्या हैं, उस सिलसिले में हमें बताइए। उनका पहला नावल हैवान गज़ल है, जी। जो 1976 में शाया हुआ, जी। और ये उर्दू के अगर 25-30 नावल का इंतखाब करना हो तो ये नावल यकीनी तौर पर उसमें शामिल होगा, अपने मौजू के एतबार से, फ़न के ट्रीटमेंट के एतबार से, यानी जो उसका आर्ट एंड क्राफ्ट है जी, वो शानदार है। जी, जी। ये नावल आज़ादी से कबल शुरू होता है और आज़ादी के बाद ख़त्म होता है। इस नावल में हैदराबाद की जागीरदाराना तहजीब और सकाफ़त और उसके हालात व मसाइल, जो समाजी और सियासी तग़य्युरात रोनुमा हो रहे थे, जी, जी। ये नावल पूरा उस पर मबनी है। और इस नावल में आप हैदराबाद की तारीख और उसकी तहजीब का अदबी मुरक्का देख सकते हैं। जी, जी, जी। तो ये हैदराबाद की तारीख और तहजीब को समझने में माविन है। जी, जी। इस नावल में 3 ख़ानदानों का तस्करा है जिन पर पूरी कहानी मबनी है। जी, जी। एक ख़ानदान जो जागीरदाराना रिवायत से ताल्लुक़ रखता है, जी। एक ख़ानदान जो मजहबी पेशवा का ख़ानदान है, जी। और एक वो ख़ानदान है जो समाजी और सियासी तग़य्युरात की वजह से जो जिसे हम आज एडवांस क्लास कहते हैं या पॉलिश्ड क्लास कहते हैं, जी, 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 जी। उससे ताल्लुक़ रखता है। तो इन तीनों के माबैन जो कशमकश है, उसके पस मंज़र में ये पूरी कहानी चलती है। एक किरदार इसकी जो मरकजी किरदार है गजल है, कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा। उसी घर की एक लड़की कैसर है, और इसमें तेलंगाना तहरीक का भी जिक्र है। जो इस नॉवेल को एक मुनफरिद रुख अता करता है। अच्छा। ये तहरीक हैदराबाद में 1946 में शुरू हुई थी और 1951 में पुलिस एक्शन के बाद इसे वापस ले लिया जी। और ये जो तेलंगाना तहरीक थी, ये बुनियादी तौर पर जो जागीरदाराना जुल्म सितम था गरीबों और गरीब आवाम पर, मजदूरों पर और किसानों पर, उसका लाजमी नतीजा थी। अच्छा, अच्छा। जिलानी बानो ने इस पूरे दौर को देखा भी है, उसका मुशाहिदा किया है और अपने तजर्बे की बुनियाद पर और अपनी खलाकाना सलाहियतों से इस पूरी हैदराबाद की तारीख और तहजीब को अपने इस नावल में निहायत खूबसूरती के साथ, मारूजियत के साथ और अपनी सदाकत पसंदी के साथ पेश किया, जिससे ये लगता है कि उनका समाजी और सियासी शऊर बहुत पुख्ता है। बहुत पुख्ता है जी। मतलब दूसरा नावल उनका बारिश संग है जी, और ये नावल बुनियादी तौर पर तेलंगाना किसान तहरीक पर मबनी है। अच्छा। जिसमें तबकाती कशमकश को दिखाया गया है। और इस मौजू पर उर्दू में इससे पहले सिर्फ एक नावल लिखा गया है, जब खेत जागे, अच्छा, जो कृष्णचंद्र ने लिखा था। लेकिन कृष्णचंद्र का नावल एक आउटसाइडर ने जिस तरीके से मुशाहिदा किया, क्योंकि कृष्णचंद्र हैदराबाद से नहीं, जी, 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 लेकिन जिलानी बानो एक इनसाइडर के तौर पर उस तहरीक को उन्होंने देखा था, उस तहरीक से जो मुतासिर खानदान थे उनसे मिली भी थी, उनके बाल बच्चों को भी देखा। तो एक इनसाइडर ने जिस तरीके से उसे महसूस किया, दोनों नावलों का जब आप मुताला करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक इनसाइडर और एक आउटसाइडर जी किस तरीके से एक ही मौजू को पेश करता है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करता है। हाँ, फनी ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं। जी, जी, जी। तो गोया कि उनके फन जो है इस तरह के नावल लिखने में वो जिसको बोलते हैं उससे उतना बढ़ता उन चीजों को जाके 2 ही नावल लिखे जी, और दोनों नावल आप ये कह सकते हैं कि हैदराबाद उसका मरकज है। जी, जी। और हैदराबाद में जो कुछ रोनुमा हो रहा था सियासी और समाजी एतबार से, उन्हीं हालात व मसाइल को उन्होंने निहायत खूबसूरती और सनी चाबूदस्ती के साथ अपने नावलों का मौजूद बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल। जाते जाते हम लोग ने उनके अफसाने पर बात की, उनके नावल निगारी पर बात की, तो उनके फ़न पर भी थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू हम लोग कर लें कि जैसे आपने इस दौरान गुफ्तगू आपने बताया भी कि मौज़ूआत के हिसाब से मौज़ूआत को कैसे बरतती थी वो, और उन मौज़ूआत को बरतती थी जो ख्याल ही नहीं होते थे बल्कि ज़मीनी हकीकत से जुड़े होते थे। तो एज ए फ़नकार आप उनको कैसे देखते हैं? जिलानी बानो की शख्सियत हमजहत है जी। मैं हमजहत इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अफसाने लिखे, और उनके अफसानों की खास बात यह कि अफसानों के बारे में आप जानते हैं कि अफसाने में इजाज़ व इख्तिसार अहमियत का हामिल होता है। जिलानी बानो के अफसाने का उन्वान हो या उनके अफसाने का पहला जुमला हो, ये दोनों ही कारी को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, यानी आपको अफसाना पढ़ने पर मजबूर करते हैं। जैसे अपने मरने का दुख, आप जैसे ही ये पढ़ते हैं अपने मरने का दुख, तो यानी इंसान मरने के बाद उसको क्या दुख है वो तो बयान तो नहीं कर सकता है, तो आपको लगता है कि नहीं इस अफसाने को पढ़ना चाहिए। या नजर न आने वाले लोग,
अपने मरने का दुख कहानी वो है जब जिस जमाने में पेट्रोल डॉलर यानी जब हिंदुस्तान से लोग मुलाजमत के सिलसिले में सऊदी अरब, दुबई यानी वेस्ट एशिया का जब रुख कर रहे थे और उनके घरों के जो हालात और मसाइल थे, तो वहां से एक लड़का अपने घर फोन करता है, बल्कि उसे एक अमेरिकन जो सयाह है वो उसे राय देता है, यार ऐसा करो तुम अपने घर फोन करो, वो आने वाला होता है घर। अच्छा, ठीक है। उसे जिस फ्लाइट से आना होता है उसकी फ्लाइट मिस होती है और वो फ्लाइट इत्तेफाक से क्रैश हो जाती है, एक आदमी नहीं बचता है। तो परेशान होता है, सोचता है कि यार मेरे घर वाले परेशान होंगे, बीवी परेशान होगी, वालिदैन परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। तो उसे एक अमेरिकन उसका जो बॉस है वो बोलता है कि काम करो, तुम टेस्ट करो घर वालों को, तुमको लगता है कि वो तुम्हारे लिए परेशान है तो टेस्ट कर लो। तो वहां से एक अपने दोस्त की हैसियत से वो फोन करता है अपने घर गया था वो, जिस किरदार का जिक्र है उसके कुछ पैसे वगैरह हैं पीएफ वगैरह के। घर वाले ये नहीं पूछते हैं कि उसकी डेड बॉडी मिली नहीं मिली, सबको फिक्र उसके पैसे की है। पैसे यानी जिस तरीके से हम मादियत परस्ती की तरफ हम पढ़े हैं, इस तरह से हम दौरे सारफियत में दाखिल हुए हैं, उसका बहुत खूबसूरत जिक्र उन्होंने किया है। उसी तरह नजर न आने वाले लोग में जो दानिश्वर हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके कौल फेल में तजाद है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनका जिक्र है। उन्होंने कौमी यकजहती पर, नेशनल इंटीग्रेशन पर उन्होंने एक टीवी सीरियल लिखा था जो 1990 में दिल्ली दूरदर्शन ने टेलीकास्ट किया था, मंजिलें प्यार की के नाम से। अच्छा। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, हैदराबाद एक शहर एक तहजीब, जिसके डायलॉग भी उन्होंने खुद लिखे हैं और स्क्रिप्ट भी खुद लिखी है। इसके अलावा उन्होंने कृष्ण चंद्र का मोनोग्राफ लिखा है जो साहित्य अकादमी से शाया हुआ। मलयालम कहानियां उनकी हैं जो उर्दू में उन्होंने तर्जुमा की। उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को उन्होंने मुतारिफ कराया बच्चों के लिए। जी। यूथ फॉर एक्शन जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो औरतों के लिए काम करता है, खासतौर पर जो देही औरतें हैं उनके जो मसाइल हैं उनसे वो जुड़ी रहीं। तो यानी उन्होंने न सिर्फ ये कि समाजी हकीकतों को उजागर किया, बल्कि उन समाजी हकीकतों को अमली तौर पर महसूस भी किया है इन तमाम अपने काम के जरिए। बहुत ही फन्नी चाबुदस्ती से उसको पेश किया है और अमली तौर पर भी उनकी बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश की, उनकी फलाह व बहबूद के लिए। तो जिलानी बानो का फन और फिक्र दोनों उन्हें एक बहुत ही अहम अफसाना निगार के तौर पर उन्हें वो एस्टेब्लिश करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब, प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब। आपने जिलानी बानो और ख़ुसूस तौर पर जिलानी बानो से गुफ्तगू करने का हम लोगों को जवाज़ भी बना, जैसे हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में बोला था, चूँकि उनका ताल्लुक़ ख़ुद शहर हैदराबाद से है और हैदराबाद की अदबी शख्सियतों में उनका शुमार होता है। अहम अदबी शख्सियतों में उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका था। उस पर आपने PhD की है, आप पर किताबें लिखी है, आपने बेहतरीन गुफ्तगू की उस पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, चूँकि आपने न सिर्फ एक बेहतरीन फ़नकार पर मुझे बात करने का मौका दिया, बल्कि मैं आपको बताऊँ चलते चलते कि उनके अंदर तमाम वो आला इंसानी अक़दार बदरजे अतम मौजूद हैं जिस पर हम रश्क कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल अजीम शख्सियत है। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब, जिनका ताल्लुक़ शोबे उर्दू बनारस यूनिवर्सिटी से है, जिन्होंने जिलानी बानो पर बहुत ही मानाखेज़ गुफ्तगू की, बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू की। आइंदा फिर किसी और प्रोग्राम में किसी और अदीब, शायर और नाक़िद से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए स्टूडियो से मुझे यानी मोहम्मद इम्तियाज़ को और हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे अदबनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।